नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उत्तर प्रदेश 21वीं सदी में भारत की विकास गाथा को गति देगा। लखनऊ में यूपी निवेशक सम्मेलन में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कानपुर में उत्तर प्रदेश व्यापारी संघ के 90 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह को संबोधित करेंगे। कानपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मुठभेड़ में हिजबुल कमांडर मारा गया। केंद्र ने तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा। कुश्ती में भारत की साक्षी मलिक, दिव्या काकरन और मानसी अहलावत ने कजाकिस्तान में बोल्ट तुर्लिखानोव कप में स्वर्ण पदक जीते। फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त ईगा स्वियातेक का मुकाबला फाइनल में आज कोको गॉफ से होगा। वहीं पुरुष सिंगल फाइनल में कल कैस्पर रुड और राफेल नडाल आमने सामने होंगे। और आज शाम चौथे खेलो इंडिया युवा खेल का आधिकारिक शुभारंभ हरियाणा में। प्रभात में मुकेश कुमार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट के तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की 1,406 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये परियोजनाएं कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल, पर्यटन, रक्षा, एरोस्पेस और कपड़ा जैसे विविध क्षेत्रों की हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि निवेशकों ने उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति में विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि इस समारोह में रिकॉर्ड निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे राज्य के युवाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा। एनडीए सरकार की पिछले 8 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतियों में स्थिरता और व्यापार में सुगमता ने देश को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में देश में परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए एक नई संस्कृति विकसित हुई है। अभी हाल ही में केंद्र की एनडीए सरकार ने अपने 8 वर्ष पूरे किए हैं। इन वर्षों में हम, जैसा अभी योगी जी बता रहे थे, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ आगे बढ़े हैं। हमने पॉलिसी स्टेबिलिटी पर जोर दिया है, कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 20 देशों के समूह में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और तीसरे सबसे अधिक ऊर्जा उपयोग करने वाले देश के रूप में उभरा है। हम G20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आज भारत ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में दूसरे नंबर पर है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर देश है। बीते साल दुनिया के 100 से अधिक देशों से $84 बिलियन का रिकॉर्ड एफडीआई आया है। भारत ने बीते वित्तीय वर्ष में $417 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट करके नया रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश में संभावनाओं की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था ने राज्य में निवेश के लिए उपयुक्त माहौल तैयार किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों को आश्वासन दिया कि उनका निवेश न केवल उत्तर प्रदेश में सुरक्षित रहेगा, बल्कि उन्हें सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों का भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के पिछले कार्यकाल में राज्य में बेरोजगारी दर 18% से घटकर करीब 3% रह गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सवेरे 11 बजे उत्तर प्रदेश के कानपुर में व्यापारी संघ के समारोह को संबोधित करेंगे। ये समारोह व्यापारी संघ के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया है। व्यापारी संघ के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक शाखा के सह संयोजक बॉबी पाठक ने बताया कि संगठन के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिन की यात्रा पर कल उत्तर प्रदेश पहुंचे थे। वे आज दोपहर गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दोपहर गोरखपुर पहुंचेंगे। मुख्य आयोजन शाम 5 बजे के करीब गीता प्रेस परिसर में होगा। गीता प्रेस हिंदू धार्मिक ग्रंथों का विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशक है। राष्ट्रपति के स्वागत के लिए गीता प्रेस के ट्रस्टी विभिन्न राज्यों से गोरखपुर पहुंच चुके हैं। ट्रस्टी देवी दयाल अग्रवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया, गीता प्रेस में अभी लेटेस्ट अपडेट के द्वारा 4:50 पर राष्ट्रपति महोदय पहुंचने वाले हैं। इसके बाद आते ही उनका स्वागत हमारे विशिष्ट अतिथियों द्वारा किया जाएगा, जो कि देश के विभिन्न भागों से हमारे ट्रस्टी हैं, वो पधारे हैं। उनके द्वारा सर्वप्रथम उनका सम्मान किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति महोदय लीला चित्र मंदिर में दर्शन करेंगे, जो ऐसे चित्रों के जो हमारी पुस्तकों पर अनादिकाल से छपते आए हैं एवं उनकी मूल प्रति उसमें सजाकर रखी हुई है। इसके बाद राष्ट्रपति महोदय द्वारा श्रीमद् भगवद गीता एवं श्री रामचरितमानस जो विशिष्ट रूप में छापे गए हैं, उनका विमोचन उनके द्वारा होगा। गीता प्रेस के कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रपति ऐतिहासिक रामगढ़ ताल के तट पर शाम व्यतीत करेंगे, जहां वे शानदार लाइट एंड साउंड शो का अवलोकन करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। राष्ट्रपति कोविंद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कानपुर देहात में अपने पैतृक गांव परौंख गए थे। वहां उन्होंने कई आयोजनों में भाग लिया। अगले 2 दिन में राष्ट्रपति कोविंद गोरखपुर, संत कबीर नगर, वाराणसी और लखनऊ में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सोमवार को वे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के विशेष संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। श्री शाह ने पिछले महीने भी जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठकें की थीं। उन्होंने सुरक्षा बलों और पुलिस बल को आतंकवाद की रोकथाम के लिए सक्रिय और समन्वित कार्रवाई का निर्देश दिया था। श्री शाह ने कहा था कि सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर से आतंकवाद के सफाई के लिए सीमा पार से घुसपैठ पर पूरी तरह अंकुश लगाना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकी हमले में मारे गए दिलखुश कुमार के परिजन को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। देश में अब तक 193 करोड़ 94 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 9,94,000 से अधिक टीके लगाए गए। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को अब तक 5 करोड़ 16 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। अब तक पात्र श्रेणी के लोगों को 3 करोड़ 62 लाख से अधिक एहतियाती डोज भी दी जा चुकी हैं। केंद्र ने तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र की सरकारों से कहा है कि वे कोविड के त्वरित और प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक उपायों को लागू करें और निगरानी जारी रखें। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने साप्ताहिक कोविड मरीजों में बढ़ोतरी को देखते हुए इन 5 राज्यों को पत्र लिखा है। पत्र में श्री भूषण ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कोविड कार्यबल के अध्यक्ष एनके अरोड़ा ने बताया, पिछले 2-3 हफ्ते में देश के कई प्रदेशों में कोविड के केसेस की संख्या कई गुना बढ़ गई। जहां ये करीब 2000 केस हो रहे थे पूरे देश, कल 4000 से ऊपर केसेस हुए। खास तौर पे इसमें दक्षिण के कुछ देश और महाराष्ट्र हैं, जैसे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। इन 5-6 जो प्रदेश हैं उनमें केसेस की संख्या 3 से 4 गुना बढ़ी है। आम जनता को कोरोना उपयुक्त व्यवहार बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उत्तर प्रदेश 21वीं सदी में भारत की विकास गाथा को गति देगा। लखनऊ में यूपी निवेशक सम्मेलन में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कानपुर में उत्तर प्रदेश व्यापारी संघ के 90 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह को संबोधित करेंगे। गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में मुठभेड़ में हिजबुल कमांडर मारा गया।
केंद्र ने तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा। कुश्ती में भारत की साक्षी मलिक, दिव्या काकरन और मानसी अहलावत ने कजाकिस्तान में बोलेट तुर्लिखानोव कप में स्वर्ण पदक जीते। और फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त ईगा स्विटेक का मुकाबला फाइनल में आज कोको गॉफ से होगा। वहीं पुरुष सिंगल फाइनल में कल कैस्पर रुड और राफेल नडाल आमने सामने होंगे। आज शाम चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों का आधिकारिक शुभारंभ हरियाणा में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कानपुर हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में कल बेकनगंज पुलिस थाना क्षेत्र के नई सड़क इलाके में जुमे की नमाज के बाद दुकानें जबरन बंद कराने की कोशिश में हिंसा भड़क गई थी। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति पर नियंत्रण कर लिया। हिंसा में 2 लोग घायल हुए हैं। राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि इस सिलसिले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना को शासन ने बहुत गंभीरता से लिया है तथा इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल को वहां भेजा गया है, जिसमें कि आज टोटल 12 कंपनी 1 प्लाटून पीएससी को वहां रवाना किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अधिकारीगण भी भेजे जा रहे हैं। वहां जिस भी व्यक्तियों ने उपद्रव किया है उसकी पहचान की जा रही है। अब तक 18 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा हमें पर्याप्त मात्रा में वीडियो फुटेजेस मिल गए हैं, जिसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। रेडियो के किस्से थोड़े थोड़े सभी के हिस्से। आज का किस्सा है पोस्टमैन का। एक बार पोस्टमैन राकेश ने एक छोटे से घर के बाहर पोस्टर देखा। वो दरवाजे पे वेलकम वाला होता है ना, वैसा पोस्टर। उससे रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया, अरे अम्मा, ये लोग क्यों बोलते हैं मोदी जी मेरा परिवार? मोदी जी ने तेरे दादाजी का ऑपरेशन करवाया, घर में पानी, बिजली, गैस, टॉयलेट सब लगवाया। नहीं समझा? देख बेटा, जो परिवार का होता है उसका घर में नहीं दिल में रहना जरूरी होता है। दुख दर्द को बहुत निकट से अनुभव किया, एक परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ। सही है अम्मा, मोदी जी मेरा परिवार। 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 8 वर्षों में देश भर में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करके अच्छे दिन लाने की प्रतिबद्धता पूरी की है। श्री मोदी सरकार के 8 वर्ष विषय पर दूरदर्शन भवन में आयोजित डीडी न्यूज कॉन्क्लेव में उन्होंने ये बात कही। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय देश में बनाकर दिए मात्र 2.5 वर्षों में। लोग बारिश में, तूफान में, आंधी में, सर्दी में, गर्मी में कच्चे मकानों में या तरपाल के नीचे सोते थे। जितने 70 साल में बने उतने हमने 8 साल में 3 करोड़ पक्के मकान बनाकर दिए। यही नहीं, मात्र 17% ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल मिलता था। कई घंटे पानी लाने ले जाने में लगते थे। मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। मात्र पिछले 3 वर्षों में 47% घरों में नल से जल ग्रामीण क्षेत्रों में देने का काम किया है। 9 करोड़ नल से जल देने के नए कनेक्शन दिए हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि कोविड के चुनौतीपूर्ण समय में 80 करोड़ लाभार्थियों का निःशुल्क टीकाकरण और मुफ्त राशन ये दर्शाता है कि देश के अच्छे दिन आ गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार व्यवस्था में पारदर्शिता लाई है और भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया है। सिस्टम इतना करप्ट हो गया था पिछले कुछ सालों में। 2014 में आने के बाद जनधन आधार मोबाइल, ये जैम ट्रिनिटी के माध्यम से और ये डीबीटी के माध्यम से आज खाने वालों को खत्म करने का काम किया है। भ्रष्टाचार को इस दृष्टि से खत्म किया तो मोदी सरकार ने खत्म किया और देश के टैक्स पेयर का 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बचाने का काम किया तो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्ष में युवाओं के सशक्तिकरण और समग्र विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, साथ ही सबसे युवा राष्ट्रों में एक है। भारत की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। युवा किसी भी देश की आधारशिला है और उनकी उपलब्धियों से ही राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव है। हमारे संवाददाता ने बताया कि युवाओं के कौशल विकास पर विशेष बल देकर भारत के भविष्य को सुदृढ़ बनाया जा रहा है।
देश के युवाओं को सशक्त बनाने और भारत को दुनिया की कौशल राजधानी के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की गई, जिससे इस मिशन को और गति मिली। योजना की शुरुआत से इस वर्ष अप्रैल तक 1,35,00,000 से अधिक युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण दिया गया है और 1,08,00,000 से अधिक युवाओं के कौशल का प्रमाणन हो चुका है। इनमें से 56% युवा रोजगार हासिल कर आत्मनिर्भर बने हैं। असम के गुवाहाटी की जुलिमा डेका ने योजना के माध्यम से प्रशिक्षण लेकर साहसिक खेलों में एक मिसाल कायम की है। मेरे हाथ में कुछ नहीं था, एडवेंचर माउंटेनियरिंग का कोर्स किया मैंने। उसके बाद मैंने ये कौशल विकास का जो ट्रेनिंग लिया, उसके बाद मैंने एडवेंचर का स्टार्टअप मैंने शुरू करी। जैसे कि अभी मेरे अंदर विंटर सीजन में 30 के करीब लड़का काम करते हैं। मेरे लिए गर्व की बात है कि एक दिन में दूसरे के अंदर काम करना चाहती थी, लेकिन अभी मेरे अंदर लोग काम कर रहे हैं। कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों में भी वृद्धि की है। ऐसे केंद्रों की संख्या जो 2014 में केवल 11,847 थी, वह 2021 में बढ़कर 15,690 हो गई है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के पिछले 8 वर्ष की उपलब्धियों पर आज से देश भर में मंडलीय और उपमंडलीय बैठकों की श्रृंखला आरंभ कर रहा है। श्रृंखला की पहली बैठक आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। रायपुर में आज होने वाली सब जोनल मीटिंग में छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के सांसद तथा इन राज्यों के महिला और बाल विकास मंत्रियों के साथ ही वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगी। बैठक के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी अपने अनुभवों को भी साझा करेंगे। इस अवसर पर खुला संवाद का भी आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि आज 4 जून से लेकर आगामी 9 जुलाई तक केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा बीते 8 वर्षों के दौरान केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों को लेकर देश भर में इस तरह की 15 बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने रायपुर प्रवास के दौरान आज राजधानी के पास उपरवारा गांव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का भी अवलोकन करेंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का एक कमांडर मारा गया। कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने एक ट्वीट में बताया कि आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के इस कमांडर की पहचान निसार खांडे के रूप में हुई है। रियो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने कजाकिस्तान के अलमाती में बोले तुर्खयानोव कप कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत की मानसी अहलावत और दिव्या काकरान भी अपने अपने भार वर्ग में शीर्ष पर रहीं और स्वर्ण पदक जीते। फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज शाम पोलैंड की इगा स्वितेक और अमेरिका की कोको गॉफ आमने सामने होंगी। पुरुष सिंगल्स में कैस्पर रुड और राफेल नडाल के बीच रविवार को खिताबी मुकाबला होगा। स्पेन के राफेल नडाल 14वीं बार प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचे हैं। चौथे खेलो इंडिया युवा खेल 2021 आज शाम हरियाणा में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पंचकुला में इस भव्य खेल महोत्सव का आधिकारिक शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्य के खेल मंत्री संदीप सिंह भी उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे। युवा खेल 13 जून तक चलेंगे। आकाशवाणी समाचार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य इन परीक्षाओं की तैयारी में विद्यार्थियों और अन्य अभ्यर्थियों की मदद करना है। हिंदी में एक कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को FM गोल्ड पर रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाता है। आज अभ्यास कार्यक्रम की 10वीं कड़ी प्रसारित होगी। इस कड़ी का विषय है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ साइंसेज के भूगोल विभाग के प्रोफेसर शुभकांत महापात्र प्रश्नों के उत्तर देंगे। कार्यक्रम की अगली कड़ी 11 जून को प्रसारित होगी। इस कड़ी के लिए विषय है अर्थशास्त्र। विद्यार्थी अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 या abhyas.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। प्रश्न भेजने की अंतिम तारीख 8 जून है। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास।
एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम रोजाना प्रस्तुत कर रहे हैं इस संघर्ष की झलक। का काम करे, ढाल से देखो ढाल बने, छुरी खंजर के समान चले, शत्रु का सीना भी चाक करे। ये मत कहना कि दम नहीं, अपनार किसी से कम नहीं, सीना हम अपनी बनाएंगे, दोनों को आज बनाएंगे। आज की कड़ी में हम स्वाधीनता सेनानी मोतीबाई को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 4 जून 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई की लेफ्टिनेंट मोतीबाई ने क्षेत्र से ब्रिटिश सेना को खदेड़ने के लिए झांसी में और उसके आसपास अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। हम नहीं घबराएंगे, दुश्मन को मार भगाएंगे। जब अंग्रेजों ने पलटवार किया और झांसी पहुंचे तो मोतीबाई ने मोर्चा संभाला और 4 जून 1858 को झांसी के किले में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से मुकाबला किया, लेकिन दुश्मन की गोलीबारी में वो घायल हो गईं और घटनास्थल पर ही वीर गति को प्राप्त हुई। इस महान वीरांगना को हमारा शत शत नमन। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, आज हम रानी लक्ष्मीबाई की सेना में घुड़सवार टुकड़ी के कमांडर खुदा बख्श को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों से लड़ाई के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को संगठित करने और निर्देशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खुदा बख्श ने झांसी के किले में ब्रिटिश सेना के आक्रमण का पूरे उत्साह के साथ प्रतिकार किया। 4 जून 1858 को अंग्रेजी सेना के साथ युद्ध में वे वीर गति को प्राप्त हुए। भारत माँ के इस महान सपूत को हमारा नमन। हम राष्ट्रवादी अचंत लक्ष्मीपति को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 4 जून 1962 को उनका निधन हुआ था। गांधीवादी स्वदेशी विचारधारा में उनका पक्का विश्वास था। लक्ष्मीपति ने आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग को प्रोत्साहन दिया। अलग आंध्र प्रदेश के गठन के समर्थक लक्ष्मीपति प्रसिद्ध संत रमण महर्षि के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे। लक्ष्मीपति का जन्म 3 मार्च 1880 को आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में हुआ था। उन्होंने 1909 में मद्रास मेडिकल कॉलेज से मेडिकल में उपाधि ली। वे वेदों, पुराणों और आयुर्वेद के गहन अध्ययन के उपरांत आयुर्वेद से प्रेरित हुए। लक्ष्मीपति उस समय के प्रसिद्ध वैद्य रत्न पंडित गोपालाचार्य लू के शिष्य बन गए। उन्होंने पूरा जीवन आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित कर दिया। वे मद्रास आयुर्वेदिक कॉलेज और त्रिवेंद्रम आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य रहे। प्रसिद्ध आरोग्य आश्रम और अवधि की आंध्र आयुर्वेदिक फार्मेसी की स्थापना का श्रेय भी लक्ष्मीपति को ही जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान आरोग्य आश्रम के निर्माण के लिए मद्रास सरकार ने इस शर्त पर वित्तीय सहायता स्वीकार की कि लक्ष्मीपति ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान बने रहने का आश्वासन देंगे, लेकिन लक्ष्मीपति ने ऐसा आश्वासन देने से मना कर दिया और सरकार ने सहायता का प्रस्ताव वापस ले लिया। लक्ष्मीपति पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को भारत के लिए हानिकारक मानते थे। लक्ष्मीपति को न केवल आयुर्वेदिक दवा के प्रभावी होने पर बल्कि आयुर्वेद की विचारधारा और उसकी आध्यात्मिकता पर भी पूरा विश्वास और भरोसा था।
उन्होंने आयुर्वेद को सामान्य मनुष्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया और अनेक पुस्तकें प्रकाशित की। उन्होंने आरोग्य यात्राओं, फिल्मों के प्रदर्शन, कठपुतली के खेल और आरोग्य गीत गाकर आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाया। लक्ष्मीपति ने रोगों का उपचार करने के बजाय लोगों के स्वास्थ्य के संरक्षण पर बल दिया। हम स्वतंत्रता सेनानी सरदार अली को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 4 जून 1830 को राजस्थान के कोटा में हुआ था। सरदार अली कोटा स्टेट आर्मी के नारायण पलटन में सहायक थे। उन्होंने 1857 में अंग्रेजों और ब्रिटिश समर्थक कोटा शासक महाराव के विरोध में कोटा स्टेट आर्मी का साथ दिया। वे 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के पॉलिटिकल एजेंसी हाउस पर हमले में भी शामिल थे, जहां पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन C.E. बर्टन और उसके 2 बेटे मारे गए थे। अली नवंबर 1857 में कोटा के किले पर हमले में भी शामिल थे। कोटा शासक की सेना से लड़ाई के दौरान सरदार अली वीर गति को प्राप्त हुए। मातृभूमि के महान सपूत को नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। हज जायरीन का पहला जत्था आज सुबह 8:30 बजे कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मदीना के लिए रवाना हो रहा है। विमान में 377 लोग हज यात्रा के लिए जा रहे हैं। और मुकेश, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी हाँ लवलीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल लखनऊ दौरे को अखबारों ने अलग अलग शीर्षकों से प्रमुखता से लिया है। अमर उजाला लिखता है, दुनिया को जिस भरोसेमंद साथी की तलाश, वो सामर्थ्य लोकतांत्रिक भारत में ही। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, श्री मोदी ने कहा, यूपी भारत की ग्रोथ स्टोरी का ड्राइविंग फोर्स। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर पर समीक्षा बैठक को हिंदुस्तान ने सुर्खी दी है, शाह की बैठक में सख्ती के संकेत। विदेश मंत्री का ये बयान कि भारत किसी धुरी में नहीं, खुद एक ताकत, दैनिक जागरण में है। अमर उजाला कहता है, एस जयशंकर ने कहा, भारत किनारे नहीं बैठकर सोच सकता और सोच बदले यूरोप। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कि अब संरक्षित वन क्षेत्रों का 1 किलोमीटर का दायरा सेंसिटिव जोन रहेगा, राजस्थान पत्रिका में है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उत्तर प्रदेश 21वीं सदी में भारत के विकास गाथा को गति देगा। लखनऊ में यूपी निवेशक सम्मेलन में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कानपुर में उत्तर प्रदेश व्यापारी संघ के 90 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह को संबोधित करेंगे। गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर मारा गया। केंद्र ने तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा। कुश्ती में भारत की साक्षी मलिक, दिव्या काकरन और मानसी अहलावत ने कजाकिस्तान में बोलेट तुर्लिखानोव कप में स्वर्ण पदक जीता। और फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त ईगा स्वीटेक का मुकाबला फाइनल में आज कोको गॉफ से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।